नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं आपने होली बहुत अच्छी तरीके से मना लिया होगा एंड अब आप अपने काम पर वापस आएंगे। और जब आप अपने काम पर वापस पाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें जाननी है, मैं चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीजें मैं आपके लिए कवर करूं। दूसरी चीज, मार्केट के अंदर कोई ऐसा रिसेंट डेवलपमेंट जिसको जानना आपका सबसे ज्यादा अधिकार है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड और ऑयल के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि भाई मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, क्या सेंटिमेंट्स है, मार्केट को कौन ड्राइव कर रहा है। लेकिन सबसे पहले कहानी को बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और इस समय जो कहानी है उस कहानी के अंदर आप बिल्कुल ये कह सकते हो कि अभी बेचने का माहौल चल रहा है, खरीदने का नहीं। मैंने वीडियो का टाइटल भी इसलिए बनाया क्योंकि अगर मान लीजिए एक छोटा सा साइकोलॉजिकल गेम मैं आपके साथ खेलता हूं। चलिए एग्जांपल लेता हूं कि ऐसे स्टॉक का जो स्टॉक सपोज करिए 900 रुपए का हुआ करता था, या मान लीजिए मैं वारी के एग्जांपल लेता हूं। मैं किसी भी एग्जांपल को यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको खरीदेंगे बेचेंगे। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी। मान लीजिए मैं वारी का एग्जांपल ले रहा हूं। कुछ दिन पहले वारी हुआ करता था 2600 पे, आज ये वारी हो चुका है 850 पे, और ये यहां से और कितना नीचे जाएगा वी कांट प्रिडिक्ट। अब यहां पर आप यूं नहीं बोल सकते हो कि यार कि 2600 रुपए वाला स्टॉक आज टूट के 850 रुपए हो गया है तो चलो इसको खरीद लेते हैं। ये बात हो गई प्योरली आप अपने लक पर या गैम्बलिंग कर रहे हो कि भैया जो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जो टेक्निकल्स अच्छे हैं। आप ये देखो, जब ये वारी 2600 पे हुआ करता था तब माहौल क्या था और तब डील्स कितनी मिलती थी और अर्निंग पोटेंशियल कितना था। आज के समय में अमेरिका सिंपल बोल दिया कि पेरिस की जो भी ग्रीन एनर्जी एग्रीमेंट था हम उसको कट कर रहे हैं, जो कि एक वाहियात मूवमेंट तो है। लेकिन जब तक 4 साल तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे तब तक 4 सालों तक ना तो ईवीज, ना तो बैटरीज, ना तो इस तरीके से ग्रीन या रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर आपको ऐसा कुछ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो आप यूं नहीं कह सकते कि सौरभ भाई जो 2600 रुपया वाला स्टॉक था वो 850, 500, 600 हुआ तो आज हम खरीद लें। ये कहना एक बेवकूफी होगी। या आप यूं नहीं बोल सकते कि यार कोई स्टॉक गिरा तो हम उसको ले लें, क्योंकि अगर आज आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में कदम रख दें आपको वहां का जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन फेज में दिख रहा होगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि पहले ग्रोथ होता है, फिर मार्केट के अंदर ग्रोथ के बाद धीरे धीरे इकोनॉमिक स्लो ग्रोथ की तरफ जाता है। स्लो ग्रोथ से धीरे धीरे इकोनॉमी आ जाती है अपनी कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। उसके बाद खतरा मंडराता है रिसेशन का, और ये प्रोसेस चलता रहता है, ये लूप में चलता है। कभी भी कोई भी इकोनॉमी सिर्फ बढ़ती नहीं है, कभी भी कोई भी इकोनॉमी सिर्फ गिरती नहीं है। तो ये लूप वाला काम आपको हमेशा देखना पड़ेगा। अब समस्या यहां पर है कि हमें 2 चीजें आज समझनी है इस पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट डिकोडिंग में। क्या समझनी है, आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम 2 चीजों को यहां पर रखेंगे और इन दोनों चीजों को हम बहुत भली भांति तरीके से देखना चाहेंगे। मैं एक बहुत बड़ा यहां पर एक सर्किल बना रहा हूं। इस सर्किल का नाम मैं अमेरिका दे रहा हूं, और दूसरा सर्किल में इससे थोड़ा सा ही छोटा बना रहा हूं जिसका नाम मैं चाइना दे रहा हूं। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं बिकॉज इनके कई सारे प्रॉपर्टीज और कई सारे अर्निंग पोटेंशियल्स बराबर हैं। और तीसरा मैं सर्किल बना रहा हूं यहां पर एकदम सेपरेट, और यहां पर मैं लिख रहा हूं इंडिया। अब मुझे क्या करना है, मैं ये 3 सर्किल क्यों बनाया, क्योंकि मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि अमेरिका और चाइना के एग्जांपल से इंडिया को भयभीत होना है या इंडिया यहां से और आगे एक्सलेट करेगा। ध्यान से समझने वाली बात है कि देखिए अभी अमेरिका के अंदर जो हो रहा है वो टोटली डिस्ट्रक्शन फेज है। मतलब अमेरिका के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, चाहे वो कैपिटलिज्म को बढ़ाना हुआ कि भाई खुलेआम बोल रहे हैं कि भैया इलॉन बाबा का मैं जाके कल एक टेस्ला कार खरीदूंगा, चाहे वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बारे में हो, चाहे वो टैरिफ्स के बारे में हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स को डुबाने के बारे में हो बात, ये सारी चीजें एक वाहियात तरीके से डिस्ट्रक्ट करेगी। इसका कोई कंस्ट्रक्टिव फेज नहीं है, ये बात अपने दिमाग में याद रखिएगा। लेकिन जहां पर डिस्ट्रक्शन होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है या रेसिप्रोकल टैरिफ पहली बार लग रहा है या टैरिफ्स पहली बार लग रहे हैं। यार ये पता नहीं 1933 1932 पर चलते आ रहे ये टैरिफ्स। और
अब मैं आपको चाइना के एक उदाहरण बताता हूं। चाइना में भी एक समय था दोस्तों जब इलाइट क्लास के लोगों के लिए मुश्किल की घड़ी बढ़ गई थी। डिस्ट्रक्शन फेज था चाइना में, ऐसे निर्णय लिए गए जिसकी वजह से चाइना एक समय में पूरी तरीके से बर्बादी के राह पर चला गया था। लोगों को पता नहीं चला था यहां से क्या होगा, लेकिन डिस्ट्रक्शन फेज के बाद एक नया चाइना बन के बाहर निकलता और आज वही चाइना का गुणगान सारे लोग करते हैं। तो अभी मार्केट के अंदर एक टर्बुलेंस फेज है। अमेरिका के अंदर जो हो रहा है वो पूरे देश दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रखा हुआ है। ट्रंप सीधे सीधे ये कहने पर लगे हुए हैं कि भाड़ में जाए पूरी की पूरी दुनिया, हमें तो अमेरिका को फिर से सुपर पावर बनाना है। और जब भी कोई चीज को जबरदस्ती उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को हिला के रखा जाए या उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया जाए तो टर्बुलेंस तो देखना अनिवार्य है। तो इससे ना चाइना बचेगा, ना मैक्सिको बचेगा, ना कनाडा बचेगा, ना जापान बचेगा और ना ही बचेगा इंडिया। अब इन सारे के सारे मार्केट के बावजूद यहां पर एक प्लस पॉइंट अपने पास ये है कि इंडिया अभी भी एक आउटर लेयर स्टेबल है। कैसे? हमारे पास जो रिटेल पार्टिसिपेशंस हैं दोस्तों, वो रिटेल पार्टिसिपेशंस के अंदर जो हमारा SIP है ना, वो काफी स्ट्रांग है। अभी इंडसइंड बैंक के इतने बड़े स्कैम के बाद या गवर्नमेंट के सॉवरेन फंड के स्कैम के बाद भी लोगों ने अभी तक कोई राह, कोई उम्मीद इंडियन मार्केट से छोड़ी नहीं है। अब यहां पर आपको ये और समस्या समझ में आ रही होगी जिसके बारे में आप मुझसे पूछना चाह रहे होंगे और आपका बड़ा दिल से मन कर रहा होगा कि सौरभ भाई अगर इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्टेबल है तो थोड़ा इसके बारे में भी आप समझा सकते हैं क्या कि ये जो मार्केट के अंदर हो रहा है इसका जिम्मेवार कौन है। और जो मैं आपको दिखाने वाला हूं शायद आप लोगों ने बहुत पहले से देखा होगा, यहां पर बराबर जो FPIs यानी FII जो निरंतर सेलिंग कर रहे हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। मैं और थोड़ा सा यहां पर जूम कर दे रहा हूं, कभी 700 करोड़, कभी 1600 करोड़, कभी 2800 करोड़, कभी 485 करोड़, तो ये निरंतर FPIs द्वारा सेलिंग हो रही है। लेकिन इसको आप इस तरीके से मत सोचो कि निरंतर सेलिंग सिर्फ और सिर्फ अपने मार्केट में हो रही है ना, ये गलत है। अब मैं आपको थोड़ा सा रीजन बताता हूं कि FIIs इंडिया मार्केट छोड़ के या देश दुनिया के मार्केट छोड़ के क्यों जा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, फिर वही चीज समझना पड़ेगा आपको। मैं इसलिए कहता हूं ये वीडियो बहुत ध्यान से देखा करिए, इससे आपको देश दुनिया की सारी खबर मिलेगी। अमेरिका के अंदर अभी प्रेसिडेंट साहब क्या कर रहे हैं? सिंपल है, वो अमेरिका को ग्रेट बनाने के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और ग्रेट अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि जितना भी अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट या कह लो बॉन्ड्स जितने भी हैं, या ट्रेजरी बॉन्ड कह लो, या 30 ईयर या नोट बॉन्ड कह लो, ठीक है, या डिबेंचर्स ही कह लो, इन सब में एक तगड़ा परसेंटेज मिलेगा। किसको? FIIs को। जो विदेशी पैसा इमर्जिंग मार्केट में, चाहे आप मान लो जापान की बात कर लो, आप मान लो इंडिया की बात कर लो, आप मान लो चाइना की बात कर लो, चाहे जितने भी ऐसे XYZ मार्केट में जो पैसा भी गया हुआ है, वो पैसा रोल करके बैक लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेजरी में डालना चाहते हैं। किसके ट्रेजरी में? अमेरिका के। क्यों? उनको क्या लग रहा है कि यार आज डॉलर 105 है, कल डॉलर 107 होगा, फिर डॉलर 108 होगा, फिर डॉलर 109 होगा। लेकिन वो भूल गए कि जिस दिन ये डॉलर क्रैश करेगा पूरा का पूरा गेन उनका एक चुटकी में चला जाएगा। अब यहां पर बात यह है कि अभी हम लोग इस पूरे के पूरे फैक्टर से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी हमारा जो इंडियन मार्केट है दोस्तों वो स्टेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडियन मार्केट के अंदर आपको लॉन्ग कर देना है, ये मत समझो। पहले पूरी बात समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कभी इंडियन मार्केट में इतना भूचाल मचा, क्या इंडियन मार्केट में क्रैश वाली स्थिति आपको देखने को मिल रही? नहीं। ग्लोबल रिसेशन का जो परसेंटेज है वो 12% से इंक्रीज करके 30% हो गया। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट स्टेबल है, ग्लोबल करेक्शन आ रहा है या आयात निर्यात कम हो रहे हैं, बिजनेस का स्लो डाउन हो रहा है तो इंडियन मार्केट चमकेगा या बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं इंडियन मार्केट दूसरे मार्केट के मुकाबले अच्छा स्टेबल है। दिस इज माई टर्म कि भाई रिलेटिवली अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट में थोड़ा जान बचा हुआ है, थोड़ा इंडियन मार्केट अच्छा है। लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर यह कहना कि भाई यहां से मार्केट एकदम पंप होने लगेगा, ये सही जवाब नहीं होगा। ग्लोबल मार्केट में यह कहना कि यहां से मार्केट एकदम पंप होने लगेगा, ये जवाब सही नहीं होगा। आने वाले कुछ महीनों में आपको इकोनॉमिक स्लो डाउन दिखेगा, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी दिखेगी, क्रिप्टोज के अंदर आपको वोलेटिलिटी दिखेगी, गोल्ड के अंदर आपको टर्बुलेंस दिखेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो फेज है इन फेज को ही हम लोग कहते हैं डिस्टर्बेंस फेज।
डिस्टर्बेंस फेज का मतलब कि कोई प्राइस एक्शन, कोई मार्केट का कोई एक्टिविटी आपको प्री जज करने योग्य नहीं रहेगा। आप जहां पैसा डालोगे हो सकता है रातों रात सिचुएशन बदल जाए। तो इन चीजों पर आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान देना है। अच्छा 1 मिनट और, मुझे लगता है कि साला जब मैं वीडियो बनाता हूं तभी मेरे को फोन आता है, इसके पहले मैं आराम से बैठा रहता हूं, कोई फोन नहीं आता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब थोड़ी सी देश दुनिया के बारे में खबर ले लेते हैं। सबसे पहले कि जो अमेरिका का कंज्यूमर सेंटीमेंट था वो पूरी तरीके से डूब गया है। कंज्यूमर सेंटीमेंट पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि अमेरिका का डूब रहा है। कंज्यूमर सेंटीमेंट एक ऐसा सेंटीमेंट है जिससे हमें यह पता चलता है कि लोगों के पास खर्चे करने के लिए क्या है, लोग पैसा खर्च करना चाह रहे हैं या नहीं खर्च करना चाह रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट फॉर द यूएस प्लंग टू 57.9 इन मार्च, द लोवेस्ट सिंस नवंबर 2022। याद है वो कोविड वाला समय, वो कोविड वाले समय से भी लो आ चुका है यूएस का कंज्यूमर सेंटीमेंट। दूसरी चीज, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक का मैप देख लेते हैं तो हमें समझ में आएगा क्या हो रहा है, क्या बेहतर स्थिति हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो हम लोग यहाँ पर प्रीवियस डे की क्लोजिंग देखेंगे, किस तरीके से प्रीवियस डे की क्लोजिंग पूरे के पूरे वर्ल्ड में हुई है। तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग में थोड़ी हरियाली आपको दिख रही होगी। शुक्रवार के दिन थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर मार्केट के अंदर आया हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव देखना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट सीधे डीप जाने लगेगा तो हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। तब तक ये लोड हो रहा है, हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। कैलेंडर्स के ऊपर जाएंगे और देखेंगे मार्केट के अंदर कुछ ऐसा फेज है जो हमें इंतजार करना है मार्केट के अंदर इस पूरे के पूरे हफ्ते। तो मंडे 17 को ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चाइना का रिटेल सेल है और एक यहाँ पर 6 बजे अमेरिका का रिटेल सेल, इसको देखना है। हाउसिंग स्टार्ट्स, परमिट्स, ये सब हमारे किसी काम का नहीं है। फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्च 19 में देखते हैं कि ट्रंप के आने के बाद क्या होता है। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बड़ा कर दे रहा हूं आपके लिए। 2 इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, इन दोनों को आपको देखना होगा। वेडनेसडे मार्च 19 का डेट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। उसके बाद थर्सडे को दोस्तों फेड का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी जो 12 बजे होता है। ये दोनों एक ही चीज है, उसमें कोई अंतर नहीं। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ये भी हमारे लिए अच्छा होगा। फ्राइडे के दिन कुछ ऐसा खास नहीं। तो ये हफ्ता जो है वैसा बहुत ज्यादा पेनफुल तो नहीं कह सकते कि ना बहुत ज्यादा पेनफुल है ना बहुत ज्यादा खुशहाली देने वाला है, बट मोटा मोटा बैलेंस्ड है। अच्छा यहां पर देख लेते हैं तो सारे के सारे मार्केट पिछले हफ्ते के फ्राइडे के दिन थोड़ा सा क्लोजिंग जो है वो अच्छी दिए थे। अब इस क्लोजिंग को देखने के बाद आप ये मत समझना कि ये क्लोजिंग जो है ये क्लोजिंग पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को डिनोट करता है, नहीं, ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग बेसिस पर भी आ सकता है। सो इसलिए अभी के लिए आप ये देख सकते हो कि सारे के सारे स्टॉक में थोड़ा थोड़ा परसेंटेज बढ़ा हुआ है। लेट्स डाइव इनटू द चार्ट कि चार्ट पर हमें क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग इंडियन मार्केट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको बहुत मजा आएगा। इंडियन मार्केट के अंदर मैं पहले तो डे वाइज चार्ट यहां पर लगाऊंगा और डे वाइज चार्ट फ्रेम में जैसा मैंने आपको बोला, आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होगे कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। केवल और केवल आप देखो कि मार्केट क्या कर रहा है, एक सपोर्ट पर मार्केट टिका हुआ है जो कि 47,702 का है। अब मार्केट थोड़ा भी पुश कर रहा है तो आपको बराबर कॉन्टिन्यूअस क्या दिख रहा है, थोड़ा मार्केट पुश कर रहा है, एक रेजिस्टेंस, फिर पुश कर रहा है, एक रेजिस्टेंस, फिर पुश कर रहा है, एक रेजिस्टेंस। तो मार्केट के अंदर ये जो जोन है जो आप देख रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं एक स्विंग जोन, जहां से मार्केट उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है और एक ब्रेकआउट के बाद मार्केट अच्छा गया, उस जोन को अगर मैं रेजिस्टेंस मान लूं तो 48,800 का लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा लॉन्ग टाइम में, अगर आप वीकली एनालिसिस करते हैं। अगर मार्केट 48,800 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो यहां पर आपको थोड़े और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। पहली चीज ये याद करिए। दूसरी चीज, मार्केट के अंदर ये भी एक छोटा सा स्विंग है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 दिन का काम हुआ है और 7 दिन मार्केट ने क्या किया है कि यहां पर एक बेस बनाया है। इट मींस अगर मैं देखूं तो 48,400 यहां पर एक फाइनल रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे फाइनल रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। यानी अगर 48,400 के ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा है तो हम 48,400 का स्टॉप लॉस लगा के 48,400 का स्टॉप लॉस लगा के 48,000 का लेवल भी यहां पर टच कर सकते हो, 47,700 का भी लेवल यहां पर टच कर सकते हैं। तो अगर लॉन्ग की प्लानिंग करनी है तो लॉन्ग की प्लानिंग तो हम लोग 48,400 के ब्रेकआउट पर प्लान कर सकते हैं या 48,800 के ब्रेकआउट पर प्लानिंग कर सकते हैं। ये 2 लेवल्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं लॉन्ग टर्म में।
देखिए जब तक 48,800 और 48,400 के ऊपर मार्केट नहीं निकलने की कोशिश कर रहा तब तक ये मान लीजिए बबुआ कि मार्केट के अंदर ये जो पैटर्न है बार बार रिपीट होगा। माइट भी फिर मार्केट यहाँ पर कल और नीचे आए, इसको ब्रेक डाउन करके थोड़ा और नीचे चला जाए। समझ रहा हूं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि अभी मार्केट के अंदर जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ हुई थी इंडसइंड बैंक के अंदर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई थी। बट अगर आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी तो पूरा का पूरा निगेटिव गया हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इसमें सेलिब्रेट करने वाली चीज नहीं है, लेवल्स पर काम करना है, ट्रेडिंग करना है और शांति से काम करना है। ऐसा नहीं है कि बैठ के किसी पोजीशन को होल्ड करना है टिल लास्ट ब्रीथ, ये काम नहीं करना है, इसमें आपका बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। अच्छा जी, ये समझ में आ गया तो चलो निफ्टी भी समझ लेते हैं। अब अगर आप निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा देखें, निफ्टी खुल जा सिम। अब अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखो तो निफ्टी के चार्ट के अंदर में कुछ ऐसा खास स्ट्रक्चर नहीं बना है, सेम वही है। निफ्टी थोड़ा ज्यादा कवर कर लिया है और बैंक निफ्टी के अंदर जो इंडसइंड बैंक का न्यूज आया था वो थोड़ा सा मार्केट को और पैनिक मोड में डाल दिया है। लेकिन अगर आप यहां पर गौर करेंगे तो निफ्टी के अंदर भी आपको क्या चीज देखने को मिल रहा है कि भाई ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है और ये स्विंग है। इट मींस मार्केट बार बार कोशिश कर रहा है अपने आप को अपलिफ्ट करने का, लेकिन मार्केट बार बार यहां से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कल के दिन हमें ट्रेड करना है तो सबसे पहला जो हमारे पास लेवल होगा वो होगा दोस्तों इस स्विंग का, है ना। ध्यान से देखना, ये स्विंग हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी कल के दिन, ये वाला जोन, ठीक है। एक तो यहां पर गैप भी है और ये जोन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी सपोज करो कि मार्केट अगर मान लो 22,500 के ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि पोटेंशियली मार्केट इसको टच करने यानी 23,800 को टच करने आ सकता है और ये पूरे हफ्ते चला सकते हो आप। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक दिन की एनालिसिस आपको बता रहा हूं, पूरे हफ्ते। सपोज करो कि आप कल मार्केट के अंदर उठते हो, मंडे का दिन बता रहा हूं, वैसे आप अपने हिसाब से करना, मेरे हिसाब से आपको करने का हो सकता है, बस लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखो। अगर 22,650 का स्टॉप लॉस लेके और मार्केट 22,650 यानी 22,650 के ऊपर नहीं निकलने की कोशिश कर रहा है तो वी कैन क्लियरली सेट दिस एज ए एसएल और यहां से हम लोग शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हैं 21,000, 22,000 और 21,600 के लिए। क्योंकि थोड़ा भी मार्केट ऊपर जा रहा था, यहीं से मार्केट को ब्रेकआउट करना चाहिए था, फिर मार्केट यहां रेजिस्टेंस लिया, तो इट मींस कि ये जो बेस है इस बेस में एक अच्छी खासी सेलिंग है। और अगर मार्केट 22,650 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट 23,200 और दूसरा टारगेट हम लोग देख सकते हैं 23,800, फिर यहां से हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी के अंदर भी सेम है, बेस के आसपास जो चीज छोटा आपको स्विंग दिखे उस पर एसएल लगा के आप उस पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं या अपने ट्रेडिंग एक्टिविटी में डाल के उसको ट्रेल कर सकते हैं, सिंपल। उसके बाद आ जाते हैं सिंपल डायरेक्टली जंप टू बिटकॉइन। अब देखिए बिटकॉइन के अंदर कल भी मैं लाइव था, मैंने आपको एनालिसिस बताई हुई थी कि बिटकॉइन का भी चार्ट जो है दोस्तों ना वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड है। अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को थोड़ा ऐसे देखिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार सौरभ भाई टॉप तो क्लियर कर नहीं पा रहा है और जहां जहां मार्केट जा रहा है वहां वहां एक एक और जोन यहां पर बनाते जा रहे। जैसे पहला जोन ये है, तो अगर मान लीजिए बिटकॉइन के अंदर काम करना है तो सबसे पहले तो सेलिंग जोन में तलाशूंगा और यहां पर सेलिंग जोन मेरा रहेगा, वो कितना रहेगा 84,000 या मान लीजिए 85,000 के आसपास मैं यहां पर सेलिंग का प्लान करूंगा। यानी अगर मान लो तुम अभी भी सेल कर रहे हो 84,371 पर मार्केट चल रहा है तो इस स्विंग का एसएल लगा के तुम यहां पर सेलिंग का प्लान कर सकते हो 73, 83, 80 का टारगेट। अगर मार्केट मान लो इस बेस को निकालता है जहां पर मार्केट बार बार इस तरीके का पैटर्न यहां पर बनाते हुए दिखाए, जिसको मैं पहले भी आपको बताया हूं, तो अगर आप इस तरीके के पैटर्न को नहीं ट्रेड कर पा रहे हो तो गलती आपकी। कल भी हमने सेलिंग साइड में अच्छा खासा पैसा कमाया था और आज भी मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप मार्केट के अंदर इस चीज को आते हुए नहीं देख पा रहे हो तो गलती आपकी है। अगर मार्केट इस बेस के ऊपर जाता है जो कि 92,000 के आसपास है तो ही यहां पर कुछ लॉन्ग की प्लानिंग है मेरे भैया। उसके पहले तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है यहां पर मार्केट के अंदर, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना कि 92 के ऊपर ही जाए तो ही कुछ काम करने की जरूरत है, तभी कुछ काम करना लॉन्ग में। अच्छा, गोल्ड के बारे में काफी बढ़िया चीज हुआ कि हमने यहां पर दोस्तों पिछले हफ्ते के हफ्ते आपको याद होगा हमने यहां पर 2950 के आसपास या 56 के आसपास स्टॉप लॉस रख के एक करेक्टिव मूव का एक्सपेक्टेशन किया था। कहां तक? 2760 तक। ये आपको याद होगा मेरी एनालिसिस। बट गोल्ड आया कहां तक? 2850 तक। ठीक, अब जहां तक मैंने
जितना भी अभी रिसर्च किया है, जहां भी मैंने न्यूज वगैरह पढ़े या जो मैंने देखे, मेरे को एक बात ये समझ में आ रही है कि मार्केट के अंदर ऐसा कोई पॉजिटिव गोल्ड के लिए डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि गोल्ड के अंदर कुछ भीड़ आ गया, कुछ ऐसा चीज निकल के आ गया। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के सामने आ रही है वो आ रही है कि रिसेशन का जो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज है वो बढ़ गया है। जो मैं पहले ही आपको बताया कि 12% से 30% की तरफ इंक्रीज हो गया वर्ल्ड रिसेशन प्रोबेबिलिटी। और मॉर्गन स्टैनली ने यह भी प्रेडिक्ट कर दिया कि हम जल्दी ही अमेरिका के अंदर एक ग्लोबल रिसेशन देखेंगे या रिसेशन देखेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे की पूरे सेक्टर में देखेंगे, लेकिन कुछ सेक्टर्स में तो हम रिसेशन जरूर देखेंगे। तो एक फैक्टर मुझे लगता है कि यह भी हो सकता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा ग्लोबल रिसेशन के डर से जो सेफ हेवन एसेट है लाइक गोल्ड, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया, इसलिए भागा। दूसरा चीज कि मार्केट के अंदर जो डर है कि स्लो डाउन होगा या मार्केट के अंदर जो टैरिफ्स का डर है, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि गोल्ड एक बढ़िया बुलिश फेज में है। और जब तक मार्केट के अंदर गोल्ड के अंदर बुलिश फेज है या डिस्टरबेंस है, तब तक मुझे लगता है कि शॉर्ट में बैठना बेवकूफ़ी होगी। तो मैंने अपना निर्णय चेंज कर लिया है और मैं अब एक पुल बैक का वेट कर रहा हूं, जो कि होगा मेरा 29। जो पुल बैक मैं वेट कर रहा हूं वो वेट कर रहा हूं मैं 2960 का। यहां पर मैं लॉन्ग की प्लानिंग करूंगा, ठीक है, सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पर। और दूसरा जो मैं लॉन्ग की प्लानिंग करूंगा वो प्लानिंग करूंगा इस बेस पर। यानी अगर मान लीजिए अब गोल्ड के अंदर थोड़ा भी निगेटिव पैटर्न दिखता है या रिट्रेस करता है, तो फिर मैं गोल्ड को 3100 के आसपास का टारगेट बना के यहां पर एक लॉन्ग विजन रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि अब जितना डिस्टर्बेंस मार्केट के अंदर आएगा या जितना रिसेशन का खतरा बढ़ते जाएगा, उतना ही गोल्ड मुझे ज्यादा पैसा देगा एज कंपेयर टू शॉर्ट करने में क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पर किए थे, थोड़ा पॉइंट में निकल गए, फिर यहाँ किए, ऐसे करने से कोई मजा नहीं है। हालांकि अगर ये 100 पिप्स और आ जाता तो मैं फाइनल लॉन्ग करता इसको 3100 4000 के लिए। बट मुझे लगता है कि अभी के लिए इस पर्टिकुलर सेक्टर में आप अपना हाथ जमाओ, थोड़ा नीचे आए, मार्केट के अंदर काम करो अपर साइड में, ठीक है। तेल की बात कर लेते हैं, तो तेल में भी टर्बुलेंस आने वाला है। बहुत सारे देश जो हैं तेल के ऊपर निर्णय कर रहे हैं कि रोको गाओ, ये करो, उसको मत दो, अमेरिका को मत दो। बहुत डिस्टर्बेंस है भैया मार्केट के अंदर। तो मैं ये कहूंगा कि तेल का सपोर्ट एरिया यही है। इस एरिया में अगर आपको लॉन्ग ट्रेड का प्लान करना हो कर लीजिएगा, वरना ऑयल छोड़ दीजिए। ऑयल और ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू ऑल इंडेक्सेस। सो होप करता हूं कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किस तरीके से है, क्या मार्केट के अंदर चल रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम क्या करें। देखो सिंपल सी बात है, राइट टाइम टू एक्यूमुलेट स्टॉक्स वो कभी नहीं आता। अगर आप एक इंडिविजुअल प्राणी हो और आपको लगता है कि सौरभ भाई कब इन्वेस्ट करें, तब तो देखो वो समय कभी कोई नहीं बता सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। रिस्क लो, अपने पूरे के पूरे फंड का 10% का एक्यूमुलेशन लगाओ। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ भी ऐसा हो, मार्केट के अंदर कुछ अच्छा पॉजिटिव हो जाए, आप उभर जाओगे और अच्छा पैसा कमा लोगे। वरना यही है कि आप समय का इंतजार करते रह जाओगे और समय कभी नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप करते रहो। और मार्केट गिर सकता है, बिल्कुल कोई नहीं जानता, और यहां से मार्केट उड़ सकता है, बिल्कुल वो भी कोई नहीं जानता। ट्रेड करिए, स्मार्ट बनिए। सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं जिसकी आपको जरूरत होगी ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए, चाहे वो क्रिप्टो चाहे इंडियन मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक कमेंट, एक लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। राम राम।